जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 14। यदि हम बात करें तो पिछले क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक बार रीड करेंगे, फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये बच्चे, यदि हम बात करें 14 नंबर क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि यदि वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर हो, ठीक, यदि वेक्टर ए बराबर का हो 0 वेक्टर दिया है, यानी 0 दिया है समझ लो, और वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर हो, 0 वेक्टर है, वो नहीं है, 0 है, वो आपका सर्कुलाकार होता है, और जो 0 होता है वो लंबाई होता है, वो 0 है, ठीक। यह समझिएगा ध्यान से, यदि वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर है अथवा वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर हो, तब ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। यहां समझिए ध्यान से क्वेश्चन में कहा कि यदि वेक्टर ए की बात करें अगर ये 0 वेक्टर हो, और वेक्टर बी की बात करें अगर ये 0 वेक्टर हो, तब तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर इनका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है क्या देगा? 0 देगा। यदि वेक्टर ए 0 है, वेक्टर बी 0 है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी कहाँ आएगा? 0 आएगा। ये आपको दिया जा रहा है। तो कह रहा है यदि वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर अथवा वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। यानी इसका जो अपोजिट होगा वो सत्य नहीं होगा। अपोजिट क्या होगा? सत्य नहीं होगा। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी इसका विलोम जो है वो सत्य नहीं होगा। एक एग्जांपल देकर के बताइए। यानी विलोम का मतलब समझिए कि यदि ए डॉट बी अगर 0 है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 है, तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 होगा। विलोम का मतलब ये मतलब उल्टा कि अगर ये देखो ए 0 है और बी 0 है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका डॉट प्रोडक्ट क्या देगा? 0 देगा। लेकिन यदि ए डॉट बी 0 है, इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 हो सकता है। तो करा एक उदाहरण दीजिए, फिर समझा दीजिए। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया अपने से। मान लिया हमने वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी बराबर हमने माना आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, और ये 0 वेक्टर नहीं है। अब इनका हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, देखते हैं क्या देता है। समझिएगा ध्यान से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर तो हो जाएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप डॉट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। फिर हो जाएगा बी वेक्टर कितना है? आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। अब इनका अगर इनका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमारा क्या आएगा? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हम जानते हैं सेम है तभी देता है। आई में आई का गुणा करेंगे, हाँ 1 है, कितना आ जाएगा? 1। फिर ये माइनस ये प्लस का देगा? माइनस 2 3 6, जे में जे का करेंगे तो हो जाएगा देगा 1 का 1 होगा। फिर यहाँ 1 और यहाँ 5, तो 5 के 5, के का के में करेंगे तो देगा 1। 1 और 5 कितना हो गया? 6 माइनस 6 बराबर 0। तो अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी हमारा 0 हो सकता है। बस नहीं, ये हमने एक एग्जांपल के माध्यम से आपको दिखा दिया कि अगर ए डॉट बी 0 है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 हो या ना हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं। और लेकिन अगर वेक्टर ए 0 है, वेक्टर बी 0 है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 ही होगा, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। हैंड्स प्रूफ हमको यही सिद्ध करने के बोला था, ठीक है। एक उदाहरण के अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आता है, इसे लीजिएगा, आता है विलोम सत्य नहीं है, विलोम सत्य नहीं है, ठीक। यानी इसका जो कथन कहा गया है, इस कथन की अगर हम विलोम की बात करें तो विलोम इसका सत्य नहीं है। तो जैसे आप माने हैं वेक्टर बराबर हो, हाँ, हम
आप कैसे जानेंगे जीरो आएगा मान लीजिए? यहाँ समझिए, यहाँ आपको थोड़ा सा इस बात को दिमाग लगाना होगा कि हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसा सपोज करना है ताकि उनका हम डॉट प्रोडक्ट करें तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे देखिए इसलिए हमने ऐसा कंसीडर किया, यहाँ लिखा 2 यहाँ लिखा 3, तो हो गया 2 तिहाई 6। अब समझिए, आपको नहीं सुनना था उसका मैं बता दें तरीका कैसे आप लिखेंगे कि क्या लिखना है। लिख दीजिए आप वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे कैप प्लस के कैप, गुणांक छोड़ दीजिए। अब वेक्टर बी बराबर आई प्लस जे प्लस के, तो के देखो दोनों प्लस है, क्या इन दोनों प्लस में प्लस गुणा करूंगा तो क्या 0 आने की संभावना है? इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई एक 0 करना पड़ेगा, एक माइनस करे या 2 माइनस करे, किसी को भी माइनस कर सकते हैं। तो हमने मान लिया इसी को माइनस कर देते हैं। अब हमको अंक ऐसे लिखने हैं ताकि इन दोनों का गुणा करें, जोड़ने पर जो है उसका अकेले लिया जाए, तभी तो कटेगा। जैसे हमने यहाँ मान लिया लिख दिया 1, यहाँ मान लेते 2 लिख दिया हमने, क्या हो गया 2 1 के 2, यहाँ कितना लिखे 3 लिख दे। चलिए यहाँ पर हमने मान लिया कि आपका मन हो यहाँ 3 लिखे, कहीं भी 3 लिख दिया, हमने यहाँ लिख दिया 3, इसका हो जाएगा 2 1 के 2, इसका हो गया 3 1 के 3, 3 2 बन रहा है 5। अब यहाँ पर हमें ऐसा डालना है ताकि 5 आ जाए तो प्लस माइनस कट जाए, तो आपका मन हो यहाँ 5 डाल दो, यहाँ 5 डाल दो, एज वी लाइक। इस बात को समझ यानी हमको इस बात को ध्यान देना होगा कि ऐसा लिखना है ताकि उसका डॉट प्रोडक्ट करे तो कितना आ जाए, 0 आ जाए। बात सुनाई? ठीक, ये जान गए आप कैसे लेंगे अब अकेला? लेकिन सर अगर 0 आ जा रहा है तो वो तो सत्य है ना? अरे यार विलोम क्या कर रहा है, विलोम करा, अगर ए 0 है बी 0 है तो डॉट प्रोडक्ट उसका 0 तो वही करेगा। लेकिन अगर ए डॉट बी 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि ए और बी 0 होंगे। तुमने देखा डॉट प्रोडक्ट तो 0 आ रहा है, लेकिन क्या ए और बी 0 थे? संभावना नहीं, वही करा कि विलोम इसका सत्य नहीं है कि भैया अगर ए डॉट बी 0 बात हमें कहते भाई ए 0 है बी 0 है, इन्हें कह पाओगे। लेकिन अगर ए 0 बी 0 कहते ए डॉट बी 0 रहे, वो कहा था विलोम का सत्य। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15। यदि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए बी सी क्रमशः 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 है तो एंगल एबीसी ज्ञात कीजिए। एंगल एबीसी सदिश बीए एवं बीसी के बीच का कोण है। जो हमारा एंगल एबीसी है, पहले समझिएगा ध्यान से। एक बच्चे दरवाजा खोल। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, हमने मान लिया ये ए बी सी है, ए बी सी, ठीक। सबका हमको कोऑर्डिनेट दिया गया है। अगर हम बात करें बच्चे, ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1 2 3, 1 2 3, और अगर हम बी के कोऑर्डिनेट की बात करें -1 0 0, और सी के कोऑर्डिनेट की बात करें, और इसमें दिया गया हमको 0 1 2 दिया जा रहा है। अब कह रहा है कि आप एंगल एबीसी बता दीजिए। समझिए क्या बताना है, एंगल एबीसी यानी ये वाला कोण बता दीजिए। और आपको बता रहा है कि ये बीसी जो एबीसी है ये किसके किसके बीच का कोण है, वेक्टर बीए यानी ये वेक्टर बीए और वेक्टर बीसी के बीच का कोण है। तो अगर हम बात करें तो हमने शुरुआत में ही फार्मूला सीखा था, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मापांक वेक्टर ए इंटू डॉट मापांक वेक्टर बी कॉस थीटा, वहीं से निकलता था। तो हमारे पास दो वेक्टर होने चाहिए जो अभी हमारे पास नहीं है। तो दो बिंदुओं की मदद से हमने वेक्टर फाइंड आउट करना सीख लिया है, है ना। यहाँ निकालेंगे हम किसका, वेक्टर बी ए। जब बी ए वेक्टर निकालेंगे तो ये x1 y1 काम करेगा, ये x2 y2, तो होता है x2 माइनस x1 i कैप। x2 का काम कौन कर रहा है, 1 माइनस 1 i कैप प्लस हो जाएगा सर, ऊपर x2 1 है, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा। x2 माइनस का लगा दीजिए सर आप। अच्छा सॉरी, हाँ ये x2 माइनस का हो जाएगा प्लस। x2 माइनस x, देखो x2 का मान है 1, फिर घटाने के लिए माइनस, फिर किसको घटा रहे हैं, -1 को घटा रहे हैं, माइनस का हो जाएगा प्लस। तो 1 + 1 i कैप यानी x2 माइनस x1 i कैप, फिर y2 माइनस y1 j कैप, तो 2 माइनस 0 j कैप, फिर प्लस z2 माइनस z3 3 माइनस 0
के कैप। यहां समझिए 1 1 2 वेक्टर बी ए हमारा जो बना 2i कैप और हो जाएगा प्लस 2j कैप प्लस 3। अब हमको पता है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं इनके मैग्नीट्यूडों की भी आवश्यकता होती है, इनका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। वेक्टर बी ए का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए हमारा बना 2 दूना 4 2 दूना 4 4 4 8 और 3 त्रिका 9 9 8 17 अंडर रूट 17 मात्रक। चलिए यानी हमारे पास वेक्टर बी ए भी आ गया और बी ए का मैग्नीट्यूड भी आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? वेक्टर बी सी। तो वेक्टर बी सी की बात करें, ये रहा बी और ये रहा सी। ये काम करेगा x1 y1 z1, ये काम करेगा x2 y2 z2। तो होता है x2 माइनस x1, तो 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0 प्लस 1 आई कैप, फिर प्लस z2 माइनस z1 1 माइनस 0 j कैप प्लस सॉरी अच्छा z2 बोल दिए थे कहा हम तभी y2 माइनस y1। ठीक, अब करेंगे z2 माइनस z1 तो 2 माइनस 0 k कैप। चल क्या हो जाएगा? वेक्टर BC हमारा आएगा, वेक्टर BC बराबर हो जाएगा i कैप और फिर j कैप और यह हो जाएगा 2k कैप। तो हम इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो पड़ेगी हमको। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 2 दूना 4 1 1 1 1 4 2 6। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BC हमारा आ गया अंडर रूट 6 मात्रक। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है, मैं आसानी से फाइंड कर सकता हूं। यहां लिखूंगा मैं डायरेक्ट कास्ट थीटा का फार्मूला लगा दे, जो पढ़े वही लगा दे डायरेक्ट कास्ट थीटा का। तो चलिए ये बच्चे हम लगाएंगे फार्मूला कॉस थीटा और थीटा हमारा काम कर रहा है एंगल ABC। तो कॉस एंगल ABC यानी कॉस ABC बराबर चले कॉस ABC बराबर, ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से, हमने पढ़ा था होता था वेक्टर A डॉट वेक्टर B। तो A का काम कौन कर रहा है? BA। तो जाएगा वेक्टर BA डॉट वेक्टर BC अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BA डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BC। सारी वैल्यू रख देते हैं। तो कॉस एंगल ABC बराबर पूरा एंगल लिख देता है, कॉस एंगल ABC एंगल कॉस एंगल ABC बराबर, ये बच्चे वेक्टर BA की बात करें तो वेक्टर BA हमारे पास क्या है? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और वेक्टर BC हमारा क्या है? i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BA कितना है? अंडर रूट 17 इंटू अंडर रूट 6। चले अब हम गुणा करते हैं और आसानी से फाइंड कर देते हैं। तो कॉस एंगल ABC बराबर आई में आई के गुणा करेंगे हो जाएगा 2, हो गया 2। अरे 2 1 के तो आई से आई गुणा करेंगे 1 होगा ना, क्या 2 हो जाएगा डायरेक्ट। उसके बाद 2 1 के 2 एंड 2 हो जाएगा। यहाँ करेंगे 2 1 के 2 जे में जे का करेंगे 1 तो जाएगा गुणा करके 2। यहाँ करेंगे 3 दूनी 6 जे में के का हो जाएगा 1 यानी हो जाएगा 2 प्लस
2 + 2 + 6 और यहाँ हो जाएगा 17 छक्का 102। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे बच्चे, इसको जोड़ देते हैं। तो इस लाके कास को भी उधर लेके चलते हैं। तो एंगल ABC बराबर हमारा बनेगा, देखो 2 2 4 6 10, तो 10 कास लिख लेते हैं। कास इनवर्स उधर जाते इनवर्स हो जाएगा 10/√100। ये हमारा हो गया एंगल ABC, मैंने आसानी से बता दिया। आए बच्चे चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि बिंदु A 1,2,7, B 2,6,3 और C 3,10,-1 संरेख हैं। तो पहले अगर हम बात करें इनका निकालेंगे वेक्टर, और अगर ये सेम वेक्टर आते हैं तो हम कह देंगे संरेख है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे वेक्टर AB। AB वेक्टर, ये बच्चे AB वेक्टर के लिए काम करेंगे। अगर हम x1 y1 z1 x2 y2 z2 होता है x2 - x1 2 - 1 I कैप प्लस 6 - 2 j कैप प्लस 3 - 7 k कैप। तो वेक्टर AB हमारा बनेगा, आज 2 में से कटेगा बचेगा 1, यानी 1 I कैप, यानी I कैप को लिखा जाएगा। यहाँ 6 में से 2 गया तो 4 4 j कैप, और यहाँ जब माइनस के 7 में से प्लस का 3 घटेगा तो जाएगा माइनस का 4 k कैप। ये हमारा हो गया वेक्टर AB। अब हम निकालेंगे वेक्टर BC। जब वेक्टर BC निकालेंगे ये काम करेगा x1 y1 z1, ये काम करेगा x2 y2 z2, हो जाएगा 3 - 2 I कैप प्लस 10 - 6 j कैप, फिर प्लस -1 - 3 k कैप। तो जाएगा वेक्टर BC बराबर 3 में से 2 घटा तो 1, यानी I कैप, और यहाँ 10 में से 6 घटा तो 4 4 j कैप, और यहाँ दोनों माइनस से जुड़ जाएंगे माइनस का 4 k कैप। अब निकालेंगे वेक्टर CA। जब CA निकालेंगे तो ये काम करेगा x1 y1 z1, ये काम करेगा x2 y2 z2। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक, हो जाएगा 3 - 1 I कैप, फिर यहाँ समझिए हो जाएगा 1 - 3 AC निकालते हैं वेक्टर, कुछ भी निकाला था ये बच्चे। ये काम करेगा x1 y1 z1, ये काम करेगा x2 y2 z2, हो जाएगा 1 - 3 I कैप, फिर प्लस 2 - 10 j कैप, फिर प्लस 7 माइनस का हो जाएगा प्लस 1 k कैप। यहाँ पर बनेगा हमारा वेक्टर CA बराबर -2 I कैप, और यहाँ हो जाएगा -8 j कैप, और यहाँ हो जाएगा प्लस 8 k कैप। तो यहाँ समझिएगा बच्चे हम करते क्या है कि -2 कॉमन कर लेते हैं। हो जाएगा वेक्टर CA बराबर, जब -2 कॉमन करेंगे बच्चे यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस I कैप, यहाँ माइनस से भाग करेंगे प्लस 2 चौक 8 j कैप, और यहाँ माइनस से भाग करेंगे प्लस हो जाएगा -4 k कैप। अब अगर हम देखें बच्चे जो हमारा वेक्टर AB है, जो BC है, जो CA है, वो सारे के सारे सेम वेक्टर हैं। ये दो देखकर मत घबराइएगा। हमने बताया था संरेख की परिभाषा कि यदि वेक्टर B बराबर लैम्डा वेक्टर A हो तो क्या होते हैं, संरेख होते हैं। सब लैम्डा वेक्टर A के फॉर्म में है। यहाँ लैम्डा की वैल्यू कितनी काम कर रही है, BC वाले में 1, और यहाँ भी 1 काम कर रही है। यहाँ लैम्डा की वैल्यू 2 काम कर रही है, इसलिए सब के सब क्या है, संरेख है। ठीक, तो लिखेंगे वेक्टर AB BC तथा वेक्टर CA समान सदिश है,
समान सदिश हैं, अतः बिंदुएं संरेख हैं। अतः बिंदुएं ए बी सी संरेख हैं। ठीक हो गया आपका। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 17 समझते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन की बच्चे अगर बात करें हम तो कहा कि दर्शाइए कि सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, फिर कामा i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप और 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करती है। तो यहाँ समझेगा, यहाँ पर हमें दिखाना है कि ये जो हमारे वेक्टर हैं ये किसका रचना करते हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का। तो समझिएगा बच्चे, हमने सबसे पहले क्या काम किया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया और ये हमको शीर्ष दिया गया है और दिखाना कि ये शीर्ष जो है वो समकोण त्रिभुज के हैं। हाँ बच्चे, अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 17 में हमसे कहा जा रहा है कि ए बी सी सबका शीर्ष हमारे पास ये है और आपको ये दिखाना है कि ये जो शीर्ष है ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समकोण त्रिभुज वो होता है कि जब दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो वो समकोण त्रिभुज होता है। तो हमारे पास ना ए बी का मैग्नीट्यूड है, पर ये भी है ना ए बी का मैग्नीट्यूड है, ना बी सी का मैग्नीट्यूड है, ना ए सी का मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड तो मैं निकाल सकता था जब हमारे पास ए बी बी सी ए सी वेक्टर होते। तो पहले हम निकालेंगे क्या, वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर ए सी। ठीक, या निकालेंगे वेक्टर ए बी। तो क्या बनेगा, इसको हम मान लेते हैं एक्स कहते हैं x1 y1 z1, इसको मान लेते हैं x2 y2 z2। घटाना हम जानते हैं ना, तो हो जाएगा हमारा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस, इसको घटा देते हैं i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो फाइनल बनेगा बच्चे, समझिएगा ध्यान से, ऐसे घटा दे, डायरेक्ट घटा दे, नेपाली लिख दीजिए। हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस i कैप माइनस माइनस प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, वेक्टर ए बी हमारा जो बनेगा वो बनेगा 2i में से एक i घटा तो बना i कैप, और ये 3j में से एक घटा तो बच गया प्लस का 2j कैप, और 5 1 6 के कैप। अब हमको पता तो चल ही गया कि इसके मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 छंग के 36, 36 4 40, 40 1 41। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी हो जाएगा अंडर रूट 41 मात्रक। सेम प्रश्न वहां है, कहा हो जाना ये, तो उसमें भी यही आया था शायद 41 से। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से बच्चे, ए बी हमारा इतना बन गया। अब हम निकालेंगे बी सी। तो वेक्टर बी सी अगर हम बात करें, चलिए डायरेक्ट निकाल दो बीसी को। देखो बच्चे, वो भी निकालना पड़ेगा। आप वेक्टर बीसी का निकालेंगे क्या, हाँ अच्छा, हाँ ये ना और यहाँ निकालेंगे बी सी। अरे यार इसमें हम उल्टा घटा दिए, का ए बी में रहना चाहिए बी माइनस ए रहना चाहिए, हम ए माइनस बी कर दिए। ये बच्चे आप बी माइनस ए करना पड़ेगा, तो बी माइनस ए करेंगे यानी बी वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे हम, साइन का चेंजिंग रहेगा, कहो घटाओ बी माइनस ए निकालते हैं। तो पहले बी की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू कितनी बच्चे, आई माइनस 3j के माइनस 5, और इसका हो जाएगा हमारा कितना है 2i माइनस जे प्लस के कैप। क्या करेंगे, हो जाएगा i माइनस 3j और माइनस 5k कैप, और यह हो जाएगा माइनस 2i और माइनस माइनस प्लस का j
और माइनस का के घटा देंगे। अब क्या हो जाएगा, माइनस का आई और 3 जो में से घटेगा माइनस का 2 हो जाएगा। और यहाँ बनेगा कितना 6 कितना है, सॉरी 5 अच्छा माइनस का 6 बनेगा। बाकी स्क्वायर जब करेंगे तो सबका वही रहेगा, ये माइनस आ जाएगा बस। तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर और बाकी सेम देखो वही चीज, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, जोड़ेंगे वही चीज आएगा। अब यहाँ निकालेंगे हम BC। जब BC निकालेंगे बच्चे तो इसको लिखेंगे पहले, डायरेक्ट घटा देंगे ऐसे। जब BC निकालेंगे तो C में से B को घटा देंगे, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2i का, और -4 में से जब ये माइनस का 3 घटेगा तो ये माइनस माइनस का बन जाएगा प्लस, माइनस के 4 में से घट जाएगा प्लस का 3 तो बच जाएगा जी का माइनस जी का। और -4 में से प्लस का 5 घट, जब घटाएंगे तो ये प्लस का 5 बन जाएगा, तो प्लस के 5 में से 4 घट जाएगा, बच जाएगा के का। अब इसका निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आप BC हो जाएगा √x² + y² + z², 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BC बनेगा हमारा √6 मात्रक। ठीक, उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब फिर हम निकालेंगे क्या, CA, वेक्टर CA। यहाँ समझिए जब वेक्टर CA निकालेंगे तो ये काम करेगा x1 y1 z1, ये काम करेगा x2 y2 z2। ये बच्चे समझिएगा x2 काम कितना कर रहा है 2, तो जाएगा 2 में से 1 घटे कितना आ जाएगा माइनस का i कैफ, और फिर एक माइनस यानी 1 में से ये घटेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 4 में से 1 घट जाएगा तो प्लस का 3j। इसका करेंगे ये के में से घटेगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 1 5 के का। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो वेक्टर CA बराबर यह हो जाएगा √में x² -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर CA बनेगा हमारा 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10 और 5 25, 25 10 35 मात्रक। ये बच्चे समझिएगा, ये हमने आकृति केवल आपको ओरल बनाया था, हमको पता नहीं था कि इसका नाम यहाँ पर क्या दिया जाएगा। क्या इसका नाम हमने सही दिया है? नहीं सर, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा अगर हम देखें तो ये बन रहा है, यानी B यहाँ पर होना चाहिए आपका। ठीक, बाकी A और C कहीं कर दे कोई दिक्कत नहीं है, यानी A आपको यहाँ करना है और B आपको यहाँ करना है। बस सुनाई, यानी ये चित्र आपको नहीं बनाना है, और चाहिए आप बनाना चाहते हो जैसे बना सकते हैं, ये केवल विजुअल कराने के लिए। बाकी अगर आप चित्र बनाएंगे यहाँ समझिएगा ऐसे बनाएंगे कि हमको पता चल गया ना, भी निकाल लिया तो हमने कौन सी भुजा बड़ी है, कौन से समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ बन जाएगा हमारा कुल मिलाकर, यहाँ पर हमने लिख दिया A यहाँ नहीं रहेगा, A यही रहेगा, यहाँ रहेगा B और यहाँ रहेगा C। अब निकालेंगे AB निकाले, BC निकाले, सब लिखा निकाले थे AB। अच्छा AB से कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, A यहाँ होगा, सबसे बड़ी भुजा है ना, AB यहाँ होगा, बाकी C यहाँ होगा। आशीष आशीष तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, इस तरीके से होगा ABC। अब आप यहाँ पर A वाला कोऑर्डिनेट लिखिएगा, यहाँ पर B वाला कोऑर्डिनेट, सॉरी C वाला, और यहाँ पर B वाला लिखिएगा। तो चलिए ये बच्चे हमने निकाल लिया सबको। अब अगर हम बात करें तो हमने देखा ये बच्चे छोटी छोटी भुजा कौन है, BC है और कौन है, C है। तो BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर बराबर, तो BC कितना है 6, √6 का स्क्वायर प्लस CA कितना है √35, तो √35 का स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बन जाएगा 6 + 35 और 35 6 41। ये बन गया हमारा BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। अब निकालेंगे क्या, AB स्क्वायर। AB स्क्वायर बात करें, यदि AB हमको दिया √41 का स्क्वायर करेंगे, AB स्क्वायर बराबर हमारा आ गया कितना 41। हमने देखा कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग यानी BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बराबर
ए बी स्क्वायर, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो बड़ी भुजा के वर्ग के का है बराबर है। अतः का दिए गए सदिश समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं, ऐसे लिख दीजिएगा। अतः दिए गए सदिश समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। अब हम लोग 18 यानी कि अगला क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। यदि शून्येतर सदिश वेक्टर ए का परिमाण ए है, यानी वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वो हमको दे रहा है ए, ठीक। वो देखो पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन में। यदि शून्येतर सदिश वेक्टर ए का परिमाण ए है और लेम्डा एक शून्येतर सदिश है, ठीक है, तो आपको लेम्डा ए एक मात्रक सदिश है यदि, और कह रहा ये जो है लेम्डा ए डॉट जो है ये एक मात्रक सदिश है, ठीक। कैसी सदिश है? मात्रक सदिश। जब मात्रक सदिश है तो मात्रक सदिश का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1। अब अगर इसको हम अलग अलग दे दे तो हो जाएगा लेम्डा वेक्टर मैग्नीट्यूड मापांक में लेम्डा, फिर डॉट मापांक में ए बराबर 1। इसे भाग कर देते हैं, लेम्डा ये तो कांस्टेंट है तो प्लस ही देगा, क्या हो जाएगा? लेम्डा बराबर 1 अपान मापांक वेक्टर ए। और यदि हम बात करें बच्चे मापांक ए की वैल्यू हमको पता है कितना है? 1, और इसका मान हमने निकाला कितना है? ए। तो क्या पूछा जा रहा था हमसे इसमें? यदि शून्येतर सदिश का परिमाण ए है तो लेम्डा एक शून्येतर सदिश है, यदि लेम्डा एक मात्रक सदिश है, यदि आपको 4 ऑप्शन दिया, लेम्डा बराबर 1 हमारे पास आया नहीं, लेम्डा बराबर -1 गलत, ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ लेम्डा गलत, और अच्छा हाँ यहाँ समझिए ध्यान से, फिर ए बराबर हो जाए ऐसे भी दिया ऑप्शन में, देखो यहाँ से हटा लिया। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ऐसे मैग्नीट्यूड हटाने दिया है, अब अगर हम चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए को यहाँ ले जा सकते हैं, लेम्डा को यहाँ ले सकते हैं, यानी ए बराबर हो जाएगा 1 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ लेम्डा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होता है? ऑप्शन डी आपका जो है वो करेक्ट होता है। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.3 को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो अगले एक्सरसाइज पर होगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।